हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए बच्चे, चलिए बाबू, जैसा कि है ना हमने बात किया था, चलिए फटाफट आ जाइए। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, हैरान हैं। ओएमसी, जरा होल्ड करिए बच्चे। आपको कॉल तंग ना करे इसलिए मैंने आप बस। चलिए बच्चे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रेनबो पार्ट 2 का हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश तो हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं ना। और रेनबो पार्ट 2 का आज हम लोग भारत इज माई होम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, है ना। जो क्या है, एक स्पीच है बच्चे। भारत इज माई होम क्या है, एक स्पीच है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया था या बोला गया था। ये स्पीकर हैं, है ना, ध्यान देंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जन्म, देखिए आज सेकेंड डे है, मैंने आपको अबाउट ऑथर बता दिया था बच्चे, ध्यान देंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जन्म कब हुआ था? 8 फरवरी 1897। मैंने इसके विपरीत में और भी कुछ बोला था। 1897 में, ध्यान देना, 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जन्म हुआ था बच्चे। और 3 मई 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का देहांत हुआ था। चलिए, बहुत आज कम बच्चे जुड़ पाएंगे क्योंकि मैंने कल बोला था कि क्लास में ऑफ कर दूंगा, है ना। सो बच्चे बहुत सारे सोच रहे होंगे, तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, लेकिन मैं बाद में दूंगा स्पेशल। मैं उसका एक मैं वीडियो बनाकर स्पेशल में देने वाला हूँ। सो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, ओके। सो केशव जी, प्रज्ञा जी, रवि जी, नीतीश कुमार जी, प्रिंस जी, बेनीति जी, शशि जी। चलिए हेलो एवरीबॉडी को मैं बोल रहा हूँ, हर किसी को मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। चलिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जो भी जैसे हैं, जिस धर्म को मानते हैं। चलिए बस शांति प्रिय बनाकर रखें। चलिए, तो मैंने बोला था 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का देहांत हो गया था बच्चे, 1969 में, है ना। और इसके 100 साल पहले 1869 में, याद होगा आपको, 1869 में किनका जन्म हुआ था, याद है आप सभी को? महात्मा गांधी का, है ना। चलिए हम लोग सेकंड पैरा पे आ जाते हैं। हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ कल हम लोग, I must confess that I am overwhelmed by the trust my people have in me by electing me to the highest office in the land, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हम लोग आज सेकंड पैरा पढ़ने वाले हैं, है ना बच्चे, कि सेकंड पैरा हम लोग पढ़ लिए थे। सॉरी, हमने सेकंड पैरा पढ़ लिया था, है ना। चलिए ठीक है, हम लोग आज थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे बच्चे। थर्ड पैराग्राफ आइकन, आज मेरे पास ना राइटिंग लिखने वाला जो है ना, आपको देख रहे, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ आज। सो मैं उस चीज़ के लिए आज मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि आज मैं लिख नहीं पाऊँगा, ओके। चलिए सभी बच्चे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, उनको जैसे जैसे गया होगा नोटिफिकेशन। चलिए पढ़ते हैं। क्या हम लोग स्टार्ट करें बाबू? फटाफट जरा यस कर दिए अगर चाहते हैं स्टार्ट करना तो, जल्दी।
चलिए बच्चे, है ना, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। एक एक वर्ड, एक एक लाइन हम लोग आराम से पढ़ेंगे। कहता है आई कैन ओनली अस्योर यू। कहते हैं आई कैन ओनली अस्योर यू। अस्योर मीन्स क्या होता है? आपको दिलासा दिलाना, है ना, विश्वास दिलाना, एक भरोसा दिलाना। अस्योर या श्योर, है ना, क्या होता है? आशा दिलाना, भरोसा दिलाना, विश्वास दिलाना। कहता है आई कैन ओनली अस्योर यू, मैं आपको सिर्फ या केवल विश्वास दिला सकता हूं। राइटर ने क्या बोल रहा है, स्पीकर क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मैं सिर्फ आपको विश्वास दिला सकता हूं दैट एंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, क्या विश्वास दिला सकता हूं? कि एंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन, कि मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए, मानवता के लिए विनम्रता, क्या बोला? मानवता के लिए विनम्रता, प्रेफुल, है ना, ह्यूमिलिटी, टोटल डेडिकेशन। कहते हैं मानवता के लिए, मानवता के लिए विनम्रता एवं पूर्ण समर्पणता, टोटल डेडिकेशन। डेडिकेशन मीन्स क्या होता है? समर्पण। पूर्ण समर्पणता के साथ मैं इस पद को स्वीकार करता हूं। राइटर ने क्या बोला कि जब मैं अपने ऑफिस में प्रवेश करूंगा, अपने ऑफिस को, अपने पद को जब मैं संभालूंगा, ऑफिस का मतलब यहाँ पे पद की बात हो रही है। अच्छा, जब आप राष्ट्रपति के ऑफिस में कौन जाएंगे? राष्ट्रपति के चेयर पे कौन बैठेंगे? एक राष्ट्रपति ही बैठेंगे। तो वही राइटर का स्पीकर कर रहे हैं कि जब मैं अपनी पूरी समर्पणता के साथ मानव के लिए, मानवता के लिए पूरी विनम्रता एंड संपूर्ण समर्पणता, पूरा डेडिकेशन मैं अपने देश के लिए कर रहा हूँ, अपने लोगों के लिए समर्पणता के साथ मैं इस पद को स्वीकार करता हूं। किस पद को? राष्ट्रपति के पद को, प्रेसिडेंट के पद को मैं पूरी समर्पणता के साथ में इसे स्वीकार करता हूं, है ना। चलिए, तो राष्ट्रपति जी का भाषण है, ये एक स्पीच है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति बनने के बाद इनका पहला स्पीच था, और ये प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, और ये प्रथम ऐसे भी राष्ट्रपति थे जिनका देहांत इनके कार्यकाल के दौरान हो गया था। कहता है, नेक्स्ट लाइन पढ़िएगा, ऊपर से सेकंड है, आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहते हैं आई हैव जस्ट टेकन, मैंने अभी अभी, क्या कहते हैं? मैंने अभी अभी भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा या आस्था की शपथ लिया हूं, कि कसम खाया हूं। मैंने अभी अभी भारतीय संविधान के प्रति, भारतीय संविधान के आस्था के प्रति, निष्ठा के प्रति मैंने कसम खाया है, मैंने कसम लिया है। क्या कौन से कसम लिया है? जरा ध्यान देंगी। कहते हैं इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, it is the constitution of a comparatively new state which its free citizens have for the first time in history given to themselves। इसको मैं तोड़ तोड़ के आपको बताता हूं और भी इंटरेस्ट आएगा। कहते हैं इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट्स। कहते हैं कि इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट्स विच इज फ्री सिटीजन्स हैव। कहते हैं कंपैरेटिवली मींस क्या होता है बच्चे? तुलनात्मक। कंपैरेटिव मींस क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री ना। तो कंपैरेटिव क्या होता है? तुलनात्मक अवस्था के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पे राइटर का, स्पीकर का क्या करना है कि तुलनात्मक रूप से, कंपैरेटिवली मींस क्या हो गया? तुलनात्मक रूप से, या एक नए राष्ट्र, तुलनात्मक रूप से, है ना, तुलना करके अगर देखा जाए तो एक नए राष्ट्र के रूप में, एक नए देश के स्वतंत्र नागरिकों का एक संविधान है। ये कैसा, ये जो देश का जो संविधान है, कैसा संविधान है? स्वतंत्र नागरिकों का संविधान है, उसकी मैंने कसम खाया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, कहता इतिहास में पहली बार, कहता है कि जो इतिहास में पहली बार गिवन टू देमसेल्फ, जो इतिहास में पहली बार अपने आप को दिया है। क्या दिया है? जो इतिहास में पहली बार अपने आप को दिया है। आगे कहते हैं, जरा ध्यान जरा समझिएगा हम लोग, मैं एक एक करके, हाँ चलिए ठीक है, यहाँ से ठीक है। कहते आगे देखिएगा, ऊपर से सेकंड हैंड में आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पे जूम कर दिया थी, मैंने सिर्फ आपको हटा दिया है। मेरे पास आज पेन नहीं है ना राइटिंग का, इसलिए मेरे से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे, है ना। ओके, और मुझे भी, मैं भूल जाता हूँ कहाँ कहाँ मैं पढ़ रहा हूँ। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, इट इज़ द young state of an ancient people who through the long millennia and through cooperation
of diverse ethnic elements have striven to realize them timeless. कहते हैं इट इज द यंग स्टेट ऑफ, कहते हैं कि क्या है, यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, यह प्राचीन लोगों का क्या है कि नया राज्य, जवान राज्य का मतलब यंग का मतलब यहाँ पे यंग का मतलब जवान नहीं होगा, यंग। आप लोग को मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का फर्स्ट लाइन अगर याद होगा बच्चे तो मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ था। इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर, यहाँ पे अधिक जवान नहीं है, अधिक नई भाषा के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया था। आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 2020 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ जो मैंने अभी भी बोला है ना। यहाँ पे यंग का मतलब जवान नहीं, यंग का मतलब एक नए शब्द का उच्चारण यहाँ पे यंग के लिए किया गया है। इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, क्या है, यह प्राचीन लोगों का नया राज्य है। प्राचीन लोगों का क्या है, एक नया राज्य यहाँ पे भारत के लिए बोला गया है। हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया, जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने हजारों वर्षों के दौरान एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्ज एथनिक एलिमेंट्स, क्या किया है कि हजारों वर्षों के दौरान एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्ज एथनिक एलिमेंट्स, विभिन्न जातियों के सहयोग के द्वारा, हजारों वर्षों के दौरान विभिन्न जातियों के सहयोग के द्वारा यह प्राचीन लोगों का एक नया राज्य है, प्राचीन लोगों का एक नया राज्य है। हैव स्ट्राइविंग, जरा ध्यान से पढ़िएगा, आज मैं अंडरलाइन नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे भी स्क्रीन पे ही देखना पड़ रहा है ना। तो आप स्क्रीन पे देखें, आपको क्लियरली समझ में आएगा ना। यंग मैन, अच्छा हाँ जी, यंग का मतलब जवान ही होता है, यंग का मतलब नया भी होता है, दोनों यहाँ पे, लेकिन नया शब्द का प्रयोग यंग के लिए किया गया है। चलिए आगे क्या था हम लोग, हाँ यहाँ तक तो हो गए बच्चे। कहता है हैव स्ट्राइविंग टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओन पिक्यूलियर वे। पिक्यूलियर मीन्स क्या होता है आपका, पिक्यूलियर समझते हो आप लोग, अनूठा है ना, अनोखा, ये होता है पिक्यूलियर, विशिष्ट है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पिक्यूलियर। कहते हैं हैज स्ट्राइविंग टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज। एब्सोल्यूट मीन्स क्या होता है, शाश्वत होता है, उत्कृष्ट होता है ना, उत्कृष्ट, अनोखा, जो हमेशा बहता रहता है, उस वैल्यू की बात कर रहे हैं। इन देयर ओन पिक्यूलियर वे, कहते हैं शाश्वत मूल्यों की रक्षा करते हुए या उत्कृष्ट मूल्यों या शाश्वत मूल्यों की रक्षा करते हुए अपने अनूठे ढंग से, अपने अनोखे ढंग से, अपने विशिष्ट ढंग से पाने का प्रयास किया। क्या चीज पाने का प्रयास किया, वो प्राचीन लोगों के लिए नया राज्य जो था, नया राज्य का जो निर्माण हुआ उसको पाने का उन्होंने प्रयास किया। हजारों वर्षों के दौरान अलग अलग प्रकार के जातियों के सहयोग के द्वारा ये प्रयास संभव हो पाया। आगे राइटर ने क्या लिखा है, आगे स्पीकर क्या बोला अपने स्पीच में, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने क्या बोला है, आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। कहते हैं I pledge myself to the service of those values, for through some concrete realization of a value may become inadequate with the change of circumstance. The value remains eternally valid and process for newer and fresher realization. इसको ध्यान से पढ़िएगा, शुरू में पढ़ता हूँ। I pledge myself, तो आई प्लेज माई सेल्फ कहता है कभी, मैं शपथ लेता हूँ, प्लेज मीन्स क्या था, शपथ लेना है, और एक तरह से कह सकते हो, मैं शपथ लेता हूँ, मैं कसम खाता हूँ। आई प्लेज माई सेल्फ, मैं खुद के कसम खाता हूँ, है ना, क्या करने के लिए, टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, मैं उन मूल्यों की सेवा का शपथ लेता हूँ। कभी राइटर क्या करे, स्पीकर क्या करे, मैं उन मूल्यों की सेवा का शपथ लेता हूँ। किस बारे में, फॉर थ्रू सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू, कहते हैं फॉर थ्रू सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू मे बिकम एडिक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। मे का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए होता है। कहते हैं हो सकता है कभी परिस्थितियों के बदलने के कारण, कभी कहते हैं सर्कमस्टांसेस को बदलने, कभी कभी ऐसा होता है कि सर्कमस्टांसेस कभी बदल गया है, परिस्थिति बदल गई है। सर्कमस्टांसेस क्या होता है, परिस्थिति। हो सकता है कभी परिस्थितियों के बदलने के कारण उन मूल्यों की प्राप्ति पर्याप्त न हो सकी। उन मूल्यों की बात हो रही है, किन मूल्यों की, उत्कृष्ट मूल्यों की बात हो रही है। मैंने पिछले लाइन में चर्चा किया था एब्सोल्यूट वैल्यूज की, है ना। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज की जो प्राप्ति है वो
पर्याप्त न हो सके उन लोगों के लिए जो सब मिलकर काम करे। परिस्थिति बदलने के कारण ऐसा होता है। क्या हम सभी को पता था कि जब हमारे देश का बंटवारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था बच्चे, तो हम लोगों को पता नहीं था कि आगे चलकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में दंगे होंगे, फसाद होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। उस वक्त तो बोला गया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई, है ना, ये स्टेटमेंट बोला गया था। लेकिन बाद में हिंदू को भी मुसलमानों से तकलीफ होने लगी, मुसलमानों को भी हिंदू से तकलीफ होने लगी, एक दूसरे से होने लगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी बारे में यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने चर्चा किया है अपने स्पीच में कि हमें उन मूल्यों की प्राप्ति न हो सके, आगे जाकर पर्याप्त नहीं हो सके, शायद वो मूल्य जो हम लोगों ने पर्याप्त नहीं हो सके, जो हम पाना चाहते हैं वो शायद पर्याप्त न हो वो मूल्य, लेकिन फिर भी उस बात की कसम खा रहे हैं। कहते हैं कि द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड, फिर भी वो मूल्य हमेशा रहेंगे, हमेशा उचित रहेंगे, हमेशा वैध रहेंगे, हमेशा वैलिड रहेंगे। कौन से मूल्य की बात हो रही है यहाँ पे? एकता, जो नए स्टेट का निर्माण की बात हो रही है, नए देश के निर्माण की बात हो रही है पुराने प्राचीन लोगों के द्वारा। हो सकता है, अभी भी मैंने चर्चा किया कि हो सकता है परिस्थितियां बदलने के कारण उन मूल्यों की प्राप्ति पर्याप्त न हो सके, जितना चाहिए उतना पर्याप्त मूल्य नहीं मिल सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर भी वो मूल्य हमेशा हमारे लिए क्या रहेंगे? उचित रहेंगे। वो मूल्य हमारे लिए क्या रहेंगे बच्चे? हमेशा वो मूल्य हमारे लिए उचित रहेंगे। कभी ऐसा नहीं है कि वो मूल्य हमारे लिए अनुचित हो जाएंगे, है ना। हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी को मिलजुल कर काम करना पड़ता है, इसलिए वो मूल्य हमेशा उचित रहेंगे। इसलिए मन में कभी कल्पना आने की बात नहीं आने दीजिए। कहते हैं एंड प्रोसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेश रियलाइजेशन, और क्या कहते हैं? एंड प्रोसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेश रियलाइजेशन। और फ्रेशर, न्यूअर मीन्स क्या होता है? नए नए, है ना, नए, है ना। कहते हैं और नए प्रयासों की आवश्यकता के लिए प्रोत्साहित करते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं ना। कहते हैं और क्या करते हैं? जो परिस्थितियां बदलने के कारण मूल्यों की प्राप्ति पर्याप्त ना हो सके, फिर भी वो मूल्य जो क्या रहेंगे? पर्याप्त रहेंगे। और नए प्रयासों की आवश्यकता के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। किन्हें? जो नए स्टेट के निर्माण में सहयोग दे रहे हैं उन्हें क्या करेंगे? प्रोत्साहित करते हैं। आगे जो यहाँ पे जो आगे सेंटेंस आ रहे हैं द पास्ट वाला, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी यहाँ पे जो आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, अतीत जो है कभी मरा नहीं है, कभी स्थिर नहीं होता। अतीत की अगर हम बात करें, पास्ट की अगर हम बात करें, एंशिएंट की बात करें, तो वो कभी मरता नहीं है, वो कभी अस्थिर भी नहीं होता है। तो क्या आता है? इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, वो हमेशा जीवन रहता है, वो हमेशा जीवित रहता है, जीवंत रहता है और हमेशा गतिमान रहता है। जैसा कि बच्चे अगर हम बात करें बाबू, हम लोग अपनी ज़िंदगी की बात करें तो आज से बहुत साल पहले हमारी ज़िंदगी कैसी थी, है ना। हमारी ज़िंदगी कैसे थी? अगर हम उन पुराने मूल्यों को भूल जाते हैं बच्चे, हम उन पुराने मूल्यों को भूल जाते हैं, तो आज हम लोग अपने आप में इतना डेवलपमेंट नहीं कर सकते थे जो जितना हम लोगों ने आज कर लिया है। आज डिजिटल इंडिया आ गया, आज हर कोई ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं, अधिकांश बच्चे लोग, है ना। अधिकांश के आज जो भी पढ़ने के इच्छुक हैं, डिजायरस हैं बच्चे, वो सारे के सारे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं ना। तो ये आपके लिए हित में है ना। तो वहाँ से लोग पढ़ रहे हैं। तो ये क्या? पुराने मूल्यों के अगर हम हमेशा के लिए भूल जाए तो पास्ट हमारा नहीं है। अगर पास्ट में गठन नहीं होता इंटरनेट का, मोबाइल का, तो क्या आज वर्तमान में हम लोग बात कर सकते थे? नहीं ना। तो पास्ट को हम लोग भुलाया नहीं जा सकता, जो पास्ट है उन्हें हम भूल नहीं सकते। अतीत इसलिए बोला गया, अतीत मरता नहीं, वो स्थिर भी नहीं है, वो अपने आप को प्रोग्रेस करता है, अपने आप को डेवलप करता है, अपने आप को प्रोसेस में डालता है। ओके, चलिए कहते हैं आगे देखिएगा। हाँ, यहाँ तक हो गया। कहते हैं एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर। कहते हैं एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर। कहते हैं कि और हमारे, ध्यान देंगे, कहते हैं और क्या कहते हैं? और हमारे वर्तमान एवं भविष्य की, और हमारे वर्तमान, हमारे प्रेजेंट या हमारे वर्तमान एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और हमारे वर्तमान और भविष्य के गुणों को निर्धारण करते हैं। गुणों के जो क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं, वो निर्माण करते हैं,
है ना, वो पास्ट जो है क्या करता है, हमारे वर्तमान को जो भी चल रहा है और आने वाले समय को गुणों के निर्धारित करता है कि आने वाला समय आपके लिए क्या होने वाला है। बच्चे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पढ़ाने का एक नहीं, मैं आपको बहुत सारे फायदे बताता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पढ़ने का फायदे ये हैं कि कभी भी अगर आप एग्जामिनेशन, जैसे कोई भी एग्जाम है, आपको तो पता है ना कि सारे एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो गए हैं, तो वहाँ पे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे बस इतना ही छोटा एक पैराग्राफ आएगा, इतना ही जूम रहेगा, इससे भी छोटा पैराग्राफ सकता है ना, पैराग्राफ तो बड़ा रहेगा लेकिन आपको दिखेगा एक बार में इतना ही, है ना, क्योंकि उसको जूम करना पड़ता है, किन की आंखें कमजोर है ना, ये सब देखना पड़ता है ना बच्चे। इसलिए आप इस बात का खास ख्याल रखें, है ना। ये कुछ मकसद और भी आपके सामने नजर आ रहा है, आपको बेनिफिट मिलने वाला है किस चीज़ का, जब आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे, टेस्ट देंगे, ऑनलाइन टेस्ट देंगे, तो आपको ये फायदा होगा। कितने सेकंड एयरफोर्स, नेवी हो, आर्मी हो, या फिर एसएससी बैंकिंग हो, वहाँ पे इंग्लिश का सबसे अधिक तंग करने वाला कुछ है तो ये लंबे लंबे पैसेजेस देंगे तो वहाँ पे नहीं बनेगा। एक पैरा दो पैरा क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे, तब फिर आपको समझ में आएगा। इससे बेहतर आप अभी से प्रैक्टिस करते रहें, है ना। सो आने वाले समय में आपको बहुत हितकारी होगा। ओके, चलिए हम लोग अब आगे पढ़ रहे हैं बच्चे, द प्रोसेस। जो भी बच्चे चैनल पे नए रहेंगे बच्चे सब्सक्राइब कर देंगे, है ना। चलिए आगे ध्यान देंगे आप लोग। कहते हैं आगे, द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोला गया है। कहते हैं द प्रोसेस ऑफ इट्स कंटेंट रिन्यूअल, रिन्यूअल समझते हो ना, रिन्यूअल। कहते हैं कि अतीत की निरंतर, द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड, कहते हैं, ध्यान देंगे बात को जरा समझेंगे। कहते हैं अतीत की लगातार नवीकरण, न्यूअल मीन्स क्या, रिन्यूअल मीन्स क्या होता है, री मीन्स होता है पुनः, न्यू मीन्स क्या होता है नया, है ना। तो पुनः नया करने की प्रवृत्ति जो है, पुनः नवीकरण, इसको एक बार बोल सकते हैं नवीकरण, है ना, की प्रक्रिया वास्तव में द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इज इंडेड, वास्तव में कहते हैं, वास्तव में अतीत के लगातार नवीकरण करने की प्रक्रिया, है ना। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, क्या कहते हैं कि वो क्या है, अतीत के, वास्तव में अतीत के निरंतर या लगातार नवीकरण करने की प्रक्रिया राष्ट्रीय संस्कृति, नेशनल कल्चर, राष्ट्रीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय चरित्र, नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया ही होती है। क्या होती है वो, विकास की प्रक्रिया ही मानी जाती है। क्या तो अतीत के नवीकरण की जो प्रक्रिया है वास्तव में क्या है, तो वास्तव में नेशनल कल्चर यानी राष्ट्रीय संस्कृति, नेशनल कैरेक्टर राष्ट्रीय चरित्र के ग्रोथ के विकास की प्रक्रिया ही होती है वो, और कुछ नहीं। वो क्या है, अतीत को जो नवीकरण किया जा रहा है तो किसके लिए, राष्ट्र के हित के लिए और राष्ट्र की संस्कृति के उत्थान के लिए हो रहा है, राष्ट्र के कैरेक्टर, राष्ट्र का जो चरित्र है उसके उत्थान के लिए ही किया जा रहा है ना। चलिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लिया कि अगर मेरा एक वीडियो में कुछ पढ़ाया और फिर मैं वही टॉपिक आपको मैं बता रहा हूं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो नया मैं दूंगा, है ना। अगर मान लीजिए मैं आपको भारत इज माई होम पढ़ा रहा हूं, है ना, सो अगर मैं फिर से मैं बोलूं कि फिर से मैं आपको भारत इज माई होम पढ़ाऊंगा बच्चे, तो इससे अगर मैं फिर से पढ़ा रहा हूं इसे, तो आपको कुछ ना कुछ आप में इसमें न्यूली आपको एडेड होना चाहिए, नए कुछ आपको जानकारी मिलनी चाहिए, तभी आपको पढ़ने से बेनिफिट होने वाला है। ओके, चलिए आगे पढ़ेंगे। कहते हैं इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, ध्यान देंगे ये किसकी बात कर रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या कहते हैं, कवि का राइटर स्पीकर कहते हैं इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। राइटर कहते हैं कि जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मेरी समझ की बात अगर होती है, तो मुझे ये समझ में आता है कि क्या है, इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, ये जो काम है, कहते हैं जहां तक मैं समझता हूं, राइटर कहते हैं दिमाग उनका खुल रहा है और कहते हैं कि जहां तक अगर मेरी सोच जाती है, जहां तक मैं समझता हूं, यह काम शिक्षा का है। ये काम, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको ध्यान से समझना। इस पूरे पैरा को, 4 नंबर पैरा को आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये आपके नेशनल कैरेक्टर और नेशनल कल्चर, आपका कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा, आपके कैरेक्टर को पॉलिश कर देगा। ये लाइन आप पैराग्राफ अच्छे से पढ़ेंगे तो कहते हैं कि जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मेरी बुद्धि जाती है, मेरी सोच जाती है, कवि का, राइटर का कहना, स्पीकर का कहना है, मेरी सोच जाती है,
तो मैं ये समझता हूं कि इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन का मतलब है यह शिक्षा का व्यापार नहीं, इसका हिंदी ये नहीं हुआ। इसको जरा समझिए, सावधानी समझिएगा, तभी आपको लिटरेचर का सही मतलब समझ में आएगा। कहते ये जो काम है वो शिक्षा का है। कौन से काम? कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा का कार्य है इस निरंतर नवीकरण में योगदान देना। जो नेशनल कल्चर की बात करें या नेशनल कैरेक्टर की बात करें, तो नेशनल का कैरेक्टर ऊंचा कब होता है? जब हमारे प्रत्येक व्यक्ति का कैरेक्टर ऊंचा हो, हमारे प्रत्येक व्यक्ति के घर में, समाज के घर जो है उसका कल्चर अच्छा हो, तो हमारा ऑफ कोर्स डियर हम लोग का नेशनल, हम लोग का नेशन, हमारा का राष्ट्र, हमारा देश, हमारा इंडिया, ऑफ कोर्स डियर क्या होगा? हमारा राष्ट्र भी ऊंचा होगा, है ना। इससे ये पता चलता है कि अगर शिक्षा हम अच्छे से ग्रहण करें तो हमारे देश का उत्थान क्या है? आवश्यक है और अवश्य ही होगा। अगर हम देश का उत्थान करना चाहते हैं बच्चे, तो क्या जरूरी है हमारे लिए? हमारे लिए एजुकेशन ही जरूरी है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। आगे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताया कभी। कहते हैं एज आई सी इट, कहते हैं एज आई सी इट, जैसा कि मैं इसे देखता हूं। किसको देख रहा हूं? कभी कहते हैं जैसा कि मैं, कभी कहते जैसा कि मैं इसे देखता हूं, मैं इसे समझता हूं। तो बिजनेस क्या है? इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। ये एजुकेशन का बिजनेस है। एजुकेशन का ये जो संबंध है वो एजुकेशन का संबंध है। एजुकेशन का ही फर्ज है कि अपने नेशनल कैरेक्टर को ऊंचा करे, नेशनल कल्चर को ऊंचा करे। इसलिए तो स्कूल्स में क्या होते हैं? कल्चरल प्रोग्राम होते हैं ना, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, जो भी होता है ना, फुटबॉल मैच जो भी होता है ना, स्पोर्ट्स में खिलाया जाता है, एथलेटिक्स होते हैं, बहुत सारे चीज़ ये सब करवाए जाते हैं। क्यों? हमारे नेशन का कैरेक्टर क्या रहे? ऊंचा रहे, है ना। इसी वजह से हमारे देश में कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों बनाया जाता है? इसी वजह से, ताकि आपका कैरेक्टर अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपके देश का कैरेक्टर ही अच्छा होगा। चलिए आगे देखिएगा। कहते हैं to minister this constant renewal, and I may be forgiven the presumptions that my choice to this highest to the high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people। बहुत लंबा लाइन है ना, इसको सावधानी जरा समझिएगा। उतना लंबा नहीं, इसको हम लोग तोड़ कर आराम से इजीली पढ़ेंगे तो सब चीज हम लोग को समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान से पढ़िएगा। कहते टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, क्या कहते हैं? टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल कहते हैं कि इस निरंतर, इस लगातार नवीकरण के लिए मंत्री हूं मैं हूं। कौन है? कवि कहते हैं इस लगातार नवीकरण के लिए मंत्री हूं। किसकी बात करें? कवि खुद की बात करें। एंड आई मे बी फॉरगिवन दिस प्रेजम्पशन, और अनुमान है, और कभी कहते हैं कि अनुमान है मुझे माफ किया जा सकता है। किस मामले में? कहते हैं कि मैं इस पूरे नवीकरण का एक मंत्री हूँ, मुखिया हूँ, है ना, मुखिया हूँ, मंत्री हूँ। और अनुमान लगाते हैं, कभी आशा करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि मुझे माफ किया जा सकता है। किस मामले? दैट माई चॉइस टू द ऑफिस, टू दिस ऑफिस, टू द हाई ऑफिस हैज मेनली, कि इस उच्च पद के लिए मेरी पसंद मुख्य रूप से है। मुझे माफ किया जा सकता है। क्यों भाई? तो इस पद के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए क्या है? मेरी पसंद मुख्य रूप से किया गया है। मुख्य हमारे राष्ट्रपति होते हैं ना, मुख्य रूप से किया गया है। इफ नॉट इंटायरली, अगर पूरी तरह से भी नहीं, अगर पूरी तरह से भी नहीं, बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल, अगर पूरी तरह से नहीं तो मेरे लोगों की शिक्षा के साथ मेरे लंबे जुड़ाव के कारण, कहते हैं कि मेरे प्यारे लोगों, मेरे देशवासियों की शिक्षा के साथ मेरे लंबे जुड़ाव के कारण, मेरे ध्यान देना, बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोल रहे हैं कवि, मेरे लंबे जुड़ाव के कारण, मेरे लंबे जुड़ाव के कारण आई मेंटेन दैट, ध्यान देना, आई मेंटेन दैट, मैं मानता हूँ दैट की एजुकेशन, देखना बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज, I maintain that education is a prime instrument of national purpose and that quality of education is inseparably involved in the quality of nation, quality of the nation। यहाँ पे स्पीकर क्या बोलते हैं जरा ध्यान से कहना। आई मेंटेन दैट, मैं मानता हूँ कि एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, की शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधन है। शिक्षा क्या है?
राष्ट्रीय उद्देश्य का प्रमुख साधन मुख्य साधन है, एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और उस शिक्षा की गुणवत्ता इज इंस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। अनिवार्य रूप से कहते हैं कि पूरे बात को ध्यान समझना, मैं मानता हूं कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधन है। शिक्षा क्या है? राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधन है, एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और शिक्षा की गुणवत्ता, एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और शिक्षा की वह गुणवत्ता, किस गुणवत्ता की? शिक्षा की गुणवत्ता की बात हो रही है। इज इंस्केपेबली इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, अनिवार्य रूप से, है ना, इंस्केपेबली मीन्स क्या होता है? अनिवार्य रूप से इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की गुणवत्ता में शामिल है। क्या? राष्ट्र अनिवार्य रूप से, मतलब पूरी तरह से नेसेसरी कंपलसरी है, वो अनिवार्य है, राष्ट्र की गुणवत्ता के लिए शामिल है। कौन? शिक्षा की गुणवत्ता। अगर राष्ट्र का अगर आप हित चाहते हैं तो राष्ट्रीय हित के उद्देश्य के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है बच्चे? प्राइम इंस्ट्रूमेंट। क्या बताया कभी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। ये लाइन को आप याद कर लें कि एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। एजुकेशन क्या है? राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए, राष्ट्रीय उद्देश्य का क्या एक, हाँ, एजुकेशन क्या है? राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधन है। चलिए बच्चे फटाफट जरा बता दो, यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो जरा बोल दो। कोई बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं तो भी बोल दें, कुछ पूछना चाह रहे हैं। आज लिखने वाला पेन नहीं है ना, चलिए उसमें दिक्कत हो रही है, आप लोग को लाइंस पढ़ने में दिक्कत हो रही है, मुझे लग रहा है ऐसा, है ना। चलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को लाइंस पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी, है ना। चलिए पेन है मेरे पास, पेन है, पेन मेरे पास अवेलेबल है ना। लुक लेकर बैठे हैं सर, बुक लेकर बैठे हैं सर। हाँ जी, अच्छा बुक लेकर बैठे हो, ओहो अच्छा बुक लेकर बैठे हो तब तो बहुत अच्छी बात है ना। बुक लेकर आप बैठे हुए बच्चे तब तो अच्छी बात है ना। लाइंस जैसे रहता है ना, अंडरलाइन करने के लिए रहता है तो और पढ़ने में अच्छा लगता है। 9 पैराग्राफ है, मैं सोच रहा था आज मैं समाप्त कर दूं। चलो ठीक है, आज भर इतना ही रहने दो। कल हम लोग 5 कल मैं पूरा कर दूंगा, है ना। मेरे पास आज जो है ना, मैं वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर पाया था, है ना, लिखने वाला। सो रहने दो आज भर, ओके, कोई दिक्कत? और हाँ चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। चलिए ओके, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर। चलिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज मैं आपको एक खुशखबरी दूंगा, सो चिंता मत करिए आप लोग, ओके। लेकिन उसके लिए मैं अभी बाद में बात करूंगा, इस पे नहीं बात करूंगा, है ना। ये स्पेशल वीडियो बना हुआ है तो चलिए ओके।